मैं बेसिकली बड़ा इमोशनल हो गया हूँ इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम, इस आयोजन के मुंतज़मीन स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक, रणजीत सावरकर जी, उनका पूरा परिवार और मुंबई के तमाम मेरे बुज़ुर्ग, मेरे हम उम्र और मेरे नौजवान साथियों, आपने मुझे सावरकर स्मारक में कुछ जानने, कुछ सुनने के लिए बुलाया है। इसका तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात अलग है कि पुलवामा में अटैक हुआ तो रंजीत भाई ने के मन में ये विचार आया कि पुष्पेंद्र को बुलाया जाए। मैं कल सूरत में था, 1 बजे यहाँ पहुँचा और 4 बजे मुझे ये खबर मिली कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बॉर्डर में जाकर के कुछ थोड़ा गड़बड़ की है। अब ये महज इत्तफाक है कि पुलवामा की सोच जो है मेरे यहाँ ते आते आते जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले अंदाज में बदल गई। मैं कुछ बातें आपके लिए छोड़ूंगा, फिर उसके बाद में जो मुख्य बात है जो मुझे कहनी है आपसे, उस पे आऊँगा। दो तीन चीज़ें हैं। हमको लगता है कि आतंकवाद को लेकर के भारत में बहुत बातचीत होती है। आतंकवाद की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी गई हैं। जो मूल समस्या है, जो मूल कारण है, जो मूल जड़ में है, उसके बारे में कैसे उससे बचा जाए, कैसे उसको ढका जाए, कैसे उससे किनारा किया जाए, तो नए नए नैरेटिव हमारे देश में चल रहे हैं। और उसकी वजह से हम कैंसर का इलाज सर का दर्द समझ के कर रहे हैं। लिहाजा न कैंसर ठीक हो रहा और न सर का दर्द ठीक हो रहा। ये बात ज़रूर है कि भारत के 125 करोड़ लोगों के लिए वो कैंसर सर का दर्द बनता चला जा रहा है। मैं कुछ थोड़ा सा रेफरेंस पीछे आज़ादी के बाद का 2-3 दूंगा। मेरा अपना ज़ाती तौर पे मानना यह है कि मेरी तालीम और तरबियत जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई। उस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारे लोग वही सब जानते हैं जो कुछ बताया जाता है। उसके संस्थापक से लेकर के तमाम और दूसरे लोगों के बारे में बहुत कुछ गलत सलत समझाया जाता है। लोग समझते हैं कि शायद वही सच है। आप सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ और खलीकुज़्ज़मा साहब कौन थे, लियाकत अली कौन थे, बहुत महान प्रोफेसर इरफान हबीब के भाई कौन थे। अब जब आज़ाद हम हो गए तो सरकारों को, सत्ताओं को लगा कि वो सच बात न पता चले, क्योंकि जिनको गद्दी पे काबिज़ होना था वो हो गए थे, जिन बौने लोगों को सत्ता में आना था वो आ गए थे, जिन महान लोगों को इतिहास में दबाना था वो दब चुके थे, जो हमारे हीरो होने चाहिए थे वो विलियन बनाए गए, जो विलियन होने थे वो हमारे हीरो बनाए गए। जिसका नतीजा है कि आज हम 70 साल में भारत में वही समस्या देख रहे हैं जहां से सन 1947 से भारत चला था। आपने भारत का तराना पढ़ा होगा। भारत के तराने के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। उसके लिखने वाले कौन थे आप सबको नाम पता होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उन्हीं साहब ने एक तराना और लिखा था। ये देश को नहीं बताया गया, इतिहासकारों ने भी नहीं बताया, लेफ्टिस्टों में नहीं बताया, मॉडर्न ने बनाया, राष्ट्रवादियों ने भी नहीं बताया उसके बारे में कि जिन साहब ने भारत का तराना लिखा था, उन्हीं साहब ने लंदन से लौटने के बाद जब 1930 में इलाहाबाद के 25वें अधिवेशन में 29 दिसंबर को मुस्लिम लीग के सदारती खिताब किया, अध्यक्षीय भाषण दिया, उन साहब ने एक तराना लिखा। उस तराने का नाम है मिल्ली तराना।
उसकी सिर्फ 2 लाइन मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी समस्या की जड़ में कहाँ से शुरू होती है। उनका मिल्ली तराना था, उस मिल्ली तराने की एक लाइन है, चीनो अरब हमारा, रंजीत भाई, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब हम इस महान आदमी को सर अल्लामा इकबाल कहते हैं। ये एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे जो कन्वर्ट हुए, लेकिन हमें तराना देख के गए कि सारे जहां से अच्छा, और मिल्ली तराना लिखा। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शायरों में उनका नाम होता है, उनका जन्मदिन पे छुट्टी होती है, उनकी सोच के बारे में बहुत सारी बातें और कही जा सकती हैं, लेकिन ये मेरा रेफरेंस है। ऐसे ही 1857 का गदर आप सबको पता है, भारत की पहली म्यूटनी की बात कहते हैं। उस ज़माने मेरठ में एक साहब थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी। पहले वो एक मदरसा था, फिर कॉलेज बना, फिर 1920 में वो विश्वविद्यालय बन गया। उसके संस्थापक ने अपनी मेरठ की स्पीच में, जो 1957 का गदर था जिसे पांडे जी ने शुरू किया था, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मुसलमानों को इस गदर में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ये जाहिल लोग हैं जो इस गदर में हिस्सा ले रहे हैं। वो भी इस देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का आइकॉन बना दिया गया, मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक था। उनको भी इत्तफाक से अंग्रेज़ों ने सर का खिताब दिया, अल्लामा इकबाल को भी सर का खिताब दिया। तो हमने शायद कभी समझा नहीं, सोचा नहीं कि आखिर ये कौन लोग थे जिनको सर के खिताब मिल रहे थे, कौन लोग हैं ये जो बड़े आइकॉन बने घूम रहे थे, और उनके बारे में कई सारी बातें कही गई। तो मैं उस जगह पैदा हुआ, वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई, कुरान मजीद भी वहीं पढ़ा, और मुझे नहीं पता था कि मैं सहाफ़त यानी पत्रकारिता में आ जाऊँगा कभी। 89 में मैंने पत्रकारिता शुरू की, और फिर एक लंबा सफ़र करके 2 दिसंबर 1917 को इस देश के चंद बड़े लोगों ने, जिनको मैं मानता हूं कि वो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, उनके कहने पर मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया। और मुझसे कहा गया कि आप देश भर में ये इस्लाम, कुरान, शरिया, हदीस, टेररिज्म, कश्मीर, इन विषयों पे आप बोलें। और उसी सीरीज़ के सिलसिले में मैं पिछले 1-1.5 साल से पूरे देश में घूम रहा हूँ। महाराष्ट्र की धरती पे बॉम्बे में ये मेरा पहला भाषण है। देखिए, आतंकवाद पे मैं फोकस इसलिए करता हूं कि हम आतंकवाद को समझना नहीं चाहते, और हम पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए आतंकवाद की अलग अलग जो है उसकी परिभाषा गढ़ते हैं। ये सत्ता पक्ष भी करता है, विपक्ष भी करता है, और लगातार होता चला आ रहा है। तो मैं सत्ता पक्ष को, इसके और इससे पहले वालों को, तो कुछ हद तक मैं लीवरेज इस बात का देता हूं कि वो संविधान के शपथ लेकर वहां बैठे हैं, शायद बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें नहीं कह सकते, सच्चाई को शायद दूसरे तरीके से कहना चाहते हों, या सच्चाई को सच में न कहना चाहते हों। लेकिन मेरी शिकायत जो है वो भारतीय समाज से है। समाज ना तो किसी बंधन में बंधा हुआ है, न कोई संविधान का उसके ऊपर रोक है। जब इस देश में प्रधानमंत्री को गाली दी जा सकती है, जब इस देश में पार्लियामेंट को गाली दी जा सकती है, जब इस देश में इस बात की स्वतंत्रता है कि लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसे कहा जाता है कि ये आदमी के विचारों की स्वतंत्रता है, तो मैं सिर्फ इतना ज़रूर चाहता हूँ देश भर के लोगों से कि भाई आप आतंक के बारे में क्या समझते हैं, किस तरह उसको आप देखते हैं। क्या आतंक जो है कोई फिनोमेना है, कोई सत्ता प्राप्ति का रास्ता है, या आतंक जो है कोई सरकारों को ब्लैकमेल करने का रास्ता है, या कुछ लोग भटक गए हैं, कुछ लोग बड़े मासूम हैं। ये तरह तरह के जो नैरेटिव हैं, इसने मुझे बड़ा परेशान किया। 12-13 साल पाकिस्तान को बड़े नज़दीक से देखने, 400-500 बार वहाँ जाने की वजह से मुझे वहाँ का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। हमारे देश में एक नैरेटिव चल रहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अब ये पहला देश का ऐसा आतंकवाद है कि 1984 में आप सब जानते हैं कि पंजाब में जो कुछ हुआ, तो लोगों को धर्म पता चल गया, कहा साहब ये तो सिख आतंकवाद है,
इस देश में दो लोग पकड़े गए यकायक, मुझे नहीं पता वो सही पकड़े गए, गलत पकड़े गए, किस तरह पकड़े गए, लेकिन आज जो स्थिति है उन्हें कोर्ट ने अभी तक मुजरिम नहीं ठहराया है। दो लोगों के पकड़ने से इस देश में लोगों को पता चल गया हिंदू आतंकवाद है। लेकिन इस आजाद भारत में एक विभाजन के बाद से लेकर के कोई 1000 से ज्यादा हमले हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में, चाहे साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, जहां हमले न हुए हों, जहां आतंकवाद करने वाले ने चिल्ला चिल्ला के अपना धर्म न बताया हो, लेकिन यह खास किस्म का कोई आतंकवाद है जिसका धर्म नहीं है। मैं मानता हूं कि भारत में इस्लामिक आतंकवाद को पूरी ताकत के साथ पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जुडिशरी में बढ़ावा दिया जा रहा है और आतंकवाद जो इस्लामिक है उसका नाम लेने से भारतीय समाज को डराया जाता है। लिहाजा एक आतंकवाद का नाम हम छुपाने के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है। तो पाकिस्तान सन 1947 में बना और आज तक पाकिस्तान जिस थ्योरी पे बना था उससे 1 इंच भी आगे पीछे नहीं। यह बात अलग है कि लाखों लोग मरे, पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, वो इस्लामिक राज बना। यह भी बात सच है कि पार्टीशन आपने किया तो धर्म के नाम पे किया। ये बात सच है कि भारत में उस वक्त के जो भी हिंदू लीडरान थे, हो सकता है कि अपने हिंदू होने पे शर्माती हो, लेकिन उन्होंने सेकुलरिज्म को चुनने, ये देखा कि पिछले 70 साल में एक डिवीजन नहीं है। इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी राज सत्ता न खिसक जाए, कहीं लोग हमको वोट देने से न कहीं मना न कर दें। लिहाजा हमें उस झूठ को घुमाए रखना है। सक्सेसिव गवर्नमेंट आती है, आप बीमारी को बीमारी की तरह से इलाज नहीं करते। दुनिया जिसको ये बीमारी समझ में आ जाती है, 9/11 के बाद से अमेरिका में कोई घटना नहीं घटी। वो सच थी, गलत थी, उस पर विवाद हो सकता है, उनको जो लगा उन्होंने किया, दोबारा हमला करने की किसी ने सोची नहीं। लेकिन हमारे यहां हर हमले के बाद झूठ बोलने के लिए, क्योंकि भारत में एक बड़ा वर्ग है, कहीं वो नाराज ना हो जाए, उसकी नाराजगी के चलते हम हर बार कहते हैं पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान तो कर रहा है, करेगा, और वो बना ही इसी काम के लिए था। लेकिन आपने अपने देश में भारत के संविधान में इतने प्रोविजन करके, भारत के संविधान में जिस तरीके के अमेंडमेंट किए गए हैं, जिस तरीके के फ्रॉड किए गए हैं, जिस तरीके के संसद में फ्रॉड किए गए हैं, जिस तरीके के कानून बनाए हैं, जिस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, वो भारत के संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन आपने अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए उन इंस्टीट्यूशन को भी आपने इस्तेमाल किया है। लिहाजा जिस आतंकवाद से ग्रस्त है, जिसके चलते आज रात में ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन 1000 भी हो जाएं तो भी समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। ये गलतफहमी है। 400 500 मार दें, ये विषय नहीं है। भारत में और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जो लोग हथियारों से लड़ रहे हैं, चाहे वो अलकायदा की शक्ल में लड़ें, चाहे वो IS की शक्ल में लड़ें, जैश-ए मोहम्मद की शक्ल में लड़ें, दुख्तरान मिल्लत की शक्ल में लड़ें, लश्कर तोयबा की शक्ल में लड़ें, वो मेरे लिए चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं उनकी भी हकीकत जानता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि इस भारत में बौद्धिक आतंकवाद सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम जब आतंकवादियों के एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए टेलीविजन पे आते हैं तो अलग अलग तर्कों से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। IS इसलिए बना कि अमेरिका ने बड़ा उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती की है। हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में जुल्म ज़्यादती हो रही है। हिंदुस्तान में हिंदू ताकतों की वजह से हो रहा है, RSS की वजह से हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद की वजह से हो रहा है। तो भाई, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर सन 47 से पहले क्या दंगे इस देश में नहीं हुए? सन 47 के बाद नहीं हुए? आपने विभाजन किया, विभाजन के बाद भारत सरकार का रिकॉर्ड ये कहता है, होम मिनिस्ट्री ये कहती है कि 3900 बड़े दंगे, जिसमें 100 से 500 ज्यादा लोग मारे गए हैं इस देश में, लेकिन ये समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला जा रहा है। कहा जाता है गंगा जमुना तहजीब, हम भाई भाई हैं, हमारे बीच में भाईचारा है। तो ये भाईचारा और ये भाई भाई, ये गंगा जमुना तहजीब मैं इसलिए नहीं समझ पाता कि मेरा जन्म जहां हुआ है वहां मेजोरिटी मुसलमानों की थी, मैं तो एक आदि परिवार था, तो मुझे वहां भी भाईचारा नजर नहीं आया, मुझे वहां भी गंगा
जमुना तहजीब नजर नहीं आई, लेकिन इस सब के बावजूद देश विभाजित हुआ। लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पे इतने बड़े पैमाने पे सरकारें रहीं, सेकुलर रहीं, लेफ्टिस्ट रहीं, वामपंथी रहीं, तमाम सोच की रहीं, लेकिन ये दंगे फिर क्यों हुए? और अगर ये दंगे सच्चाई हैं तो फिर ये भाईचारा किस बात का है? और ये भाईचारा है तो मुझे बताइए कि इस देश में कौन सी वो ताकतें हैं जिनको आगे करके इस देश को तोड़ने की साजिश सुबह से लेकर शाम तक चल रही है, और कुछ लोग मौन बैठे हुए हैं। उनको लगता है नहीं बोलना चाहिए, अभी ठीक नहीं है बोलना, अभी हमको कुछ और काम करने हैं। लिहाजा पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। हम 2, 4, 10 स्ट्राइक कर दें, हम तो 3 वॉर लड़ चुके हैं, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। तो समस्या कहां है? समस्या हमारे बीच में, समस्या इस समाज में है जिसे सहने की आदत पड़ गई है, जिसने कहा है कि हम सहनशील लोग हैं, हम किसी का प्रतिकार नहीं करते हैं, आप भी रहिए, आप भी रहिए, आप भी रहिए। और हमने सिर्फ एक रास्ता ढूंढ लिया है कि अगर मुंबई में दंगा हो तो कुछ लोग दूसरी जगह चले जाएंगे, अलीगढ़ में दंगा हो तो दिल्ली में आ जाएंगे। तो ये जो भागने की मानसिकता है और उस सच्चाई का सामना करने की जो हमारी हिम्मत नहीं है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में डरपोक और बौने लोग आपको डरा रहे हैं और आप लगातार डर रहे हैं। लेकिन अब समस्या यह हो गई है कि जिन लोगों को पिछले 70 साल में कभी डर नहीं लगा, 1984 में 3,500 सिखों का मर्डर हो गया, खुलेआम हो गया, उन्हें डर नहीं लगा। इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर संसद पे हमला हुआ, कोई किसी को डर नहीं लगा। 1990 में कश्मीर से हिंदू पंडितों को मस्जिदों का इस्तेमाल करके, अजान दे करके, पर्ची निकाल करके कि कल रात टीकालाल टपरू के घर में जाना है, उनके बाहर ये चस्पा कर देना है कि आप या तो रात में छोड़ दीजिए, नहीं सुबह अपनी हत्या के लिए तैयार हो जाइए। जिन मस्जिदों का ये इस्तेमाल किया जा रहा था, तब किसी को डर नहीं लगा। लेकिन मुंबई में मैं बैठा हूं, आप तमाम सारे लोग हैं, मुंबई के कुछ हॉलीवुड और बॉलीवुड के कुछ हीरोओं को यकायक 2014 के बाद डर लगने लगा है। ये डर उनको कभी नहीं लगा, इससे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। 3,900 दंगे हुए, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, सिख मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, धर्म के नाम पे युद्ध हो रहा है, डर नहीं लगा। तो मैं तो उनको एक ही मेरा मैसेज है कि उनको डर लगना चाहिए और पूरे ताकत से लगना चाहिए। ये कोई किसी पार्टी का प्रचार, किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं है। कोई समझता हो कि 2014 में कोई सरकार आ गई है तो उसकी वजह से डर लग रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये 2014 में इस देश में जो पॉलिटिकल चेतना जागी है, जिसके चलते समाज को यह समझ आ गया है कि अब सच बोलने का वक्त है, उसके जागृत होने से लोगों को डर लग रहा है कि कहीं यह समाज जागृत हो गया तो ये वीर सावरकर के बारे में भी बताएगा, ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बताएगा, और ये मौलाना आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके फ्रॉड के बारे में भी बताएगा, ये नेहरू जी के बारे में भी बताएगा। तो ये तमाम सारी ताकतें जो हैं, जिनको आपने 70 साल में दबाया था, छुपाया था, ये धीरे धीरे बाहर आने लगी। और इस देश के नागरिकों को, इस देश के समाज को अगर सच बात पता चल गई तो हमारा झूठ और फ्रॉड खत्म हो जाएगा। ये इसलिए डर लग रहा है। मैं कश्मीर पे आता हूं और फिर उसके बाद आतंकवाद पे और इस्लाम की क्या उसमें भूमिका है, इस पे बोलता हूं। जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में पूरा भारत ये समझता है या समझता रहा होगा कि जम्मू कश्मीर एक राज्य है, वो जन्नत है, बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ जाना चाहिए, घूमना चाहिए। इससे ज़्यादा हमने कश्मीर के बारे में कभी समझा नहीं। और कुछ पार्टियों ने, कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने धारा 370 का प्रचार पिछले कई सालों से किया कि धारा 370 जो है बड़ी ख़तरनाक है, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो भी मैं समझता हूँ कि सही बात नहीं थी। जम्मू कश्मीर को थोड़ी देर के लिए मैं 2-3 चीज़ें सामने रखता हूँ। जम्मू कश्मीर का 65% भाग जो है, 65% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ लेह लद्दाख। 20% इलाका जो है वो जम्मू का है।
मात्र 15% इलाका वैली का है जहां सारा का सारा हंगामा मचा हुआ है। और पूरे दुनिया में, पूरे इस देश में कोई मुझे ऐसी जगह नहीं मिलती कि जहां 93% लोग चैन से, अमन से रहना चाहते हैं, न उन्हें कोई डर है, न उन्हें कोई खतरा है। उन 93% लोगों के ऊपर 7% लोग जो हैं हुकूमत कर रहे हैं और कहते हैं कि यहां जमहूरियत खतरे में है। तो ये जो जमहूरियत की परिभाषा है कि मात्र 7-8 ज़िले, 15% का इलाका पूरे के पूरे राज्य पे हुकूमत कर रहा है, उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें कोई बहुत बड़ा रोल ही नहीं है, सारा का सारा कंसंट्रेशन वैली के अंदर है। उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि साहब जमहूरियत का यहाँ गला घोंटा जा रहा है। तो ये जो जमहूरियत मुझे कहीं नहीं मिलती भारत में कि 93% लोग जो हैं वो खामोश हैं, वो अपने देश के साथ काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, रह रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें कोई मार नहीं रहा है। लेकिन 15% इलाके के 7% लोग जो हैं उनको बड़ा खतरा है। लेकिन हमारी सरकारों ने क्या किया? हमारी सरकारें आई, उन्होंने 65% इलाके की बात नहीं सुनी, 20% की नहीं सुनी, वो सिर्फ 15% इलाके में 7% लोगों की बातचीत सुनने जाते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। आपकी समस्या क्या है, आपको मेन स्ट्रीम में लाना है, कभी हमको ये देना है, कभी 80,000 देना है, कभी 44,000 करोड़ रुपया देना है, कभी ये इंस्टीट्यूशन बनाना है, कभी वो इंस्टीट्यूशन बनाना है। और एक पैसे का जम्मू कश्मीर के कम से कम उस इलाके के लोग, भारत के जीडीपी में 0% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका। लेकिन डिमांड उनकी सारी है और उनकी डिमांड फुलफिल करने के लिए दिल्ली जो है वो हिलने लगती है। वहां 2 पार्टियों का राज है, दोनों पार्टी पारिवारिक हैं। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उसके बाद में मुफ्ती साहब चले गए, उनकी बेटी आ गई। ये 2 पार्टी वहां सत्ता में हैं। 1993 में अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रियाज खोकर की मिलीजुली एजेंडे के तहत एक ग्रुप को तैयार किया गया और कहा गया सरकार से कि आप इन लोगों को नहीं छेड़ेंगे। उस ग्रुप का नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारत सरकार के 100 करोड़ रुपए पर ईयर के खर्चे पे ये पलते हैं। जो कुछ भी मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, ये सब कागज पे फैक्ट है। उनका जाना आना, उठना बैठना, खाना पीना, पेट्रोल, दवा, सब कुछ भारत सरकार कर रही है। तो ये देश ने कभी पूछा नहीं कि भाई जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान में मिलने की बात करते हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत की अदलिया को नहीं मानते, इन लोगों को भारत सरकारें क्यों समय समय पे प्रोटेक्शन देती हैं? क्यों ये बजट इनके ऊपर खर्च किया जा रहा है? ये तो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है जो आप इस देश के आतंकवादियों पे कर रहे हैं, अलगाववादियों पे कर रहे हैं, जो भारत तोड़ने वाली ताकतें उस पर खर्चा कर रहे हैं। तो कोई जवाब नहीं है। इसकी भी हमने बड़ी कोशिश की है। लेकिन अभी हाल में मुझे कुछ दिन पहले पता चला है कि उसके बहुत सारे कंपल्शंस हैं। इन कंपल्शंस के बारे में सरकार के कुछ लोगों ने मुझे बताया। लेकिन हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि पिछले 4 साल में 100 करोड़ का खर्चा कम होकर 10 करोड़ रह गया है। और ये खर्चा कम हो गया है क्योंकि सार्वजनिक तौर पे सरकार नहीं कह सकती, उसके कई मजबूरियां हैं। उस वजह से जम्मू कश्मीर में ज़्यादा तांडव मचा हुआ है और एक नैरेटिव पूरे देश में फैलाया गया, जम्मू कश्मीर जो है एक समस्या है। जम्मू कश्मीर समस्या नहीं है, इसको नैरेटिव को गलत है, ये आपको कहना चाहिए वैली में समस्या है। 93% लोगों को कोई समस्या नहीं है, मात्र 15% इलाके में कुछ लोगों को समस्या है, क्योंकि उन लोगों को आपने पहले दिन से इतना पैम्पर किया है, इतना पैम्पर किया है कि उनकी नाजायज मांगे इतनी मांगी हैं कि अब वो बेहया बेशरम हो चुके हैं और अब उनको लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग का धंधा अब हमारा यही सर्वाइवल का हिस्सा है। तो जब भी कोई सरकार हल्का सा टैप बंद करती है तो चिल्लाने लगते हैं, जगह जगह जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, आतंकवाद बढ़ जाता है, पत्थरबाज आ जाते हैं, आर्मी पे हमला होने लगता है। लेकिन किसी न किसी सरकार को इस तरफ ध्यान देना था। इस सरकार ने कुछ टैप वाटर बंद कर दिए हैं, इसलिए शोर बहुत है। आप सब लोगों को लगेगा अरे कश्मीर के अंदर लोगों को मारा जा रहा है,
जो पत्थर फेंक के दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी के फौजी को मार दे, उनके बारे में कहा जा रहा है वो बड़े भटके हुए लोग हैं, बड़े मासूम बच्चे हैं, आप उनके ऊपर गोली मत चलाइए। मैं सरकारों से ज्यादा इस देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे संसद हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, मैं इस पाखंड से परेशान हूं कि आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो फौजी भारत का पाकिस्तान से आने वाले, सरहद से पार आने वाले फौजी जो इक्विप्ड है, जो ट्रेंड होके आया है, उसके साथ लड़ रहा है आमने सामने, और जो टेरेन है पूरा वो इतना खतरनाक है, आप उसमें ये पता नहीं ये पहाड़ी किधर है, ये पेड़ किधर है, नीचा किधर, वहां वो लड़ रहा है। लेकिन पीछे से इस देश के मुसलमान, जम्मू कश्मीर में वैली के मुसलमान, वो उस आर्मी के ऊपर पत्थर मारते हैं, गोली चलाते हैं, और उसके बाद जब पलट के आर्मी को या तो हवा में गोली चलानी पड़े या कभी कभी पलट के गोली मारनी पड़े, तो भारत की अदलिया, जुडिशरी, अदालत के अंदर चेतना पैदा हो जाती है, मानवाधिकारों का एकदम उनके अंदर वलवला आ जाता है, और वो कहते हैं कि ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। किसी फौजी को इस तरह से निहत्थे लोगों पे गोली नहीं चलानी चाहिए। तो उनसे पूछा, आप सजेस्ट कर दें, ये मैं डिबेट बता रहा हूं जो हुई है कोर्ट के अंदर खड़े होकर के, तो आप सजेस्ट कर दें क्या करें। तो उन्होंने पहला सजेशन दिया कि गर्म पानी उनके ऊपर डालो। तो लोगों साहब, गर्म पानी फौजी कैसे लेके जाएगा? नहीं, थोड़ा गुनगुना डालो उनके ऊपर, गुनगुना पानी, गर्म मत डालो। प्लास्टिक की गोली चलाओ, ऐसे मत चलाओ, आगे से चलाओ, पीछे से चलाओ, जिन्हें क्या क्या उन्होंने अपने दुनिया जमाने के अपने जिसको कह सकते हैं कि सजेशन दे दिए। अब भारत सरकार से कोई पूछे भाई कि इस देश में फौज को क्या करना चाहिए, ये भी जज साहब बताएंगे। जो जज साहब दिल्ली के अंदर 5-5 ब्लैक कैट कमांडोज में रहते हैं, 2 गाड़ी पायलट की आगे चलती हैं, 2 पीछे चलती हैं, जबकि उन्हें कोई मार नहीं रहा है, वो ये सजेशन दे रहे हैं कि फौज को कैसे गोली चलानी चाहिए, कब चलानी चाहिए, पानी डालना चाहिए, प्लास्टिक डालनी चाहिए। नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता इस देश में हो क्या है। लेकिन क्योंकि जुडिशरी ने काला कपड़ा पहन रखा है, लिहाजा उनके बारे में आप कोई बात करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। यह भी अच्छी बात है। उनके 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 महान चरित्र के बारे में बात करेंगे तो भी कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा। तो मैंने स्वतः ही इस बात को लिया है कि मैं भी यह देखना चाहता हूं कि जो जजेस इस देश में एक आतंकवादी को जब फांसी देने की बात करते हैं और 2-2 बार उसकी क्लेमेंसी रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद भी उसको फांसी की बात होती है, तो कौन लोग होते हैं वो जो कोर्ट जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि साहब 2 साल से सुनवाई हुई है, ये है, लेकिन अब ये आखिरी पॉइंट रह गया है, इसके लिए कोशिश करिए कि एक बार और रात के 6 बजे तक कोर्ट खोल दीजिए और आखिरी बार सुन लीजिए। उस आतंकवादी का केस जिसको सजाए मौत हुई है, सुबह 6 बजे तक कोर्ट खुलती है और उसे फांसी होती है। और जब वो उसको सजा दे दी जाती है, आप ही के मुंबई का था, महाराष्ट्र का था, तो कहा जाता है कि याकूब मेनन, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो ये कातिल कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के 5 जज, 6 जज। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हुआ नहीं, और खुलेआम कहा गया, जेएनयू में कहा गया, जादवपुर में कहा गया, हैदराबाद में कहा गया, कहाँ नहीं कहा गया। उस दिन मुझे लगा कि शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये किसी गलतफहमी चिड़िया का शिकार है, इसलिए मैंने कहा कि मैं जजेस के बारे में बोलना चाहता हूँ, इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ कि भाई आप डराएं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बंद कर दें कि हमने कोर्ट की अवमानना की है, करें बंद हमको। लेकिन कोर्ट इस देश की जो है वो सरकार को काम नहीं करने दे रही है। इस देश की कोर्ट जो है उनको रोहिंग्या के मानवाधिकारों का पता है, उनके बसने पर रोक लगाती हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों के भारत में आने पर रोक लगाती हैं। लेकिन यही कोर्ट में जब कश्मीरी हिंदू पंडितों की तरफ से दिल्ली में जाता है और कहा जाता है कि आप हमारी एक अर्जी एक्सेप्ट कर लीजिए कि इसी आजाद भारत के अंदर 1990 में 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को जिस बुनियाद पे मारा गया, रेप किया गया,
कैसी विवश कहानियां हैं कि आप सुन नहीं सकते हैं। उनसे कहा गया कि कम से कम आप हमारी अर्जी सुन के इसके ऊपर बातचीत तो करिए, इसको सुनवाई तो करिए। कम से कम 3.5 लाख लोग जो वहां से भागे हैं, जिसमें कई हजार मारे गए हैं, कई हजार बेघर हो गए हैं, उसके बाद इतने लोग मर चुके हैं। एक FIR, एक कोई शिकायत तो किसी थाने में दर्ज करा दीजिए पूरे कश्मीर में। आज तक 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों में से इतने मारे गए, इतनों का रेप हुआ, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में एक FIR किसी के नाम की नहीं है, छोटी सी भी नहीं है, एक गिरफ्तारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1990 का केस है, अब तो उसके कागजात भी नहीं है हमारे पास। अब इस पे क्या कहा जाए? तो सुप्रीम कोर्ट को मुंबई की दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए इसकी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट को महाकाल में कितना पानी चढ़ना चाहिए इसकी चिंता है। जलीकट्टू की चिंता है, धारा 377 की चिंता है। हम कह रहे हैं धारा 370 पे बात करो, वो कहते हैं नहीं 377 पे बात करेंगे। भाई इसकी भी चिंता है उनको। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश में एक ऐसी अनार्की पैदा करना चाहती है कि लोग सड़कों पर न्याय करने लगे? क्या मेजॉरिटी जो इस देश की सुप्रीम कोर्ट पे यकीन करती है वो अच्छी है बुरी है, उस सब पे बात हो सकता है, उस सब के बावजूद भी ये कहती है भाई चलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके कई फैसलों के ऊपर इस देश में अमल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा नहीं कि मैंने 6 महीने पहले हमने 3 बेंचेस की जज ने यह फैसला दिया था कि इस देश के मंदिर से, गुरुद्वारों से, मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए, यह गलत है। वो फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कभी पूछा नहीं कि इसको इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हमारे एक साथी ने अर्जी लगाई कि सरकार आपका जो ऑर्डर था वो देश में उसका पालन नहीं हो रहा। तो इतनी मासूमियत, जिसे मैं मक्कारी कहता हूं, हिपोक्रेसी कहता हूं सुप्रीम कोर्ट की, वो कहते हैं देखिए हमारा काम है आदेश देना, लेकिन इंप्लीमेंट तो सरकार को करना है। लेकिन कुछ कानून तो आप जो है सबरीमला पे तो आप सुबह शाम सुन के इंप्लीमेंट करा रहे हैं, पुलिस को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, राज्य सरकार को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन यहां नहीं करा पा रहे आप। तो ये खास किस्म का एजेंडा है कि कुछ खास किस्म के लोगों को छूट है इस देश में गाली देने की, आज़ादी के नाम पे, लिबरल के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे, लेकिन बाकी जो कुछ है इस देश में कानून से, रूल से जो चलना है वो इस देश की मेजॉरिटी को चलना है। तो आपने 1990 में जिन कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया उनके बारे में सुनवाई करने से मना कर दिया। अब मैं आपको इस देश में जो हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड 2 हुए हैं जिसकी बात आप सबको पता होगी, एक में मैं भागीदार हूं, उसकी बात मैं ज़रूर आपसे करूंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके महाराष्ट्र के मेरे एक साथी जब वो मुझे दिल्ली में मिले थे तो मैंने उनके पास ये जो सावरकर की जो आपने मुझे आज स्टेचू दी है इतनी बड़ी, वो छोटी सी एक मूर्ति उनके कमरे में रखी रहती थी। और मैं जहाँ पला बड़ा, आप जानते हैं कि मैं कितना सावरकर जी के बारे में जानता हूँगा, मेरा तो कोई उस तरीके का बैकग्राउंड ही नहीं था, वहाँ माहौल भी नहीं था। वो हिंदू महासभा के थे, यंग थे, और उनके कमरे में सावरकर की वो छोटी सी मूर्ति रखी थी। अकेला रहता था दिल्ली में, उस घर परिवार बहुत अच्छा था, यहीं नासिक के महाराष्ट्रियन थे वो, और उसके परिवार में बड़े लोग कोई विदेश में थे, सब बड़ा अच्छा परिवार था, पैसे वैसे की भी कोई कमी नहीं थी। उस आदमी ने अपना जीवन जो है बगैर शादी करे वो आ गया। दिल्ली में एक ऐसी ही किसी जगह मुलाकात हो गई, तब मैंने बहुत कुछ उसको समझा। और उस वक्त मैं नौकरी में था तो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान जाना होता था। तो लाहौर की एक डिबेट के अंदर बातचीत चल रही थी, तो मुझसे कुछ लोगों ने जो हमारे वहाँ मित्र थे उन्होंने कहा कि पुष्पिन साहब, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, लेकिन आपके संविधान में, आपके आइन में, जम्मू कश्मीर के संविधान में एक धारा है 35A। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? मैंने उनसे सपाट मना करा, मैं तो जानते ही नहीं, मुझे पता भी नहीं है, ना मेरा लीगल बैकग्राउंड है। लेकिन वो बात मेरे दिमाग में घूमती रही बहुत दिन तक कि ये आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता, इस देश में कभी उसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन इसको कभी किसी ने बताया भी नहीं। मैं आया और उस जो मेरे साथी थे संदीप कुलकर्णी, नासिक के रहने वाले थे, सावरकर के बड़े ज़बरदस्त भक्त थे और मुझे बहुत कुछ समझाया करते थे हिंदुत्व के बारे में, मैं सुनता रहता था उनसे।
मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा यार मैं तो एक ऐसे नौकरी में हूं कि मैं ये PIL वगैरह डालूंगा तो सरकार को तकलीफ हो जाएगी। आप, मैंने कहा, एक संगठन बनाइए और करिए, मैं सारी इसकी बैकिंग आपको देता हूं। और एक और साथी हमारे थे, राकेश मुदगल, हम तीनों लोगों ने मिलकर के इसकी स्टडी की और कोई 6 महीने के अंदर हमने ये पता लगाया कि भारत के संविधान में अगर सबसे बड़ा कोई फ्रॉड है तो वो 35A है। अब ये 35A है क्या? 35A 14 मई 1954 को जवाहरलाल नेहरू साहब को अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला साहब से दोस्ती निभानी थी। शेख अब्दुल्ला साहब ने जितनी मांग मानी, उन्होंने कहा कि हमें एक अलग संविधान चाहिए, आपने संविधान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं कहलाऊंगा, मुझे भी प्रधानमंत्री कहा जाएगा। उन्होंने कहा आप ये भी ले लीजिए। उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नागरिक कौन होगा ये हम तय करेंगे, आप ये भी ले लीजिए। लेकिन जब नागरिक तय करने की बात आई तब मामला आया लीगल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से नेहरू जी ने कहा कि आप एक आदेश जारी करिए। तो राजेंद्र प्रसाद लीगल बैकग्राउंड के थे, उन्होंने कहा ये आदेश तो इलीगल है, ये तो गैर कानूनी है, ये तो गैर संवैधानिक है। तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, आप इसको कर दीजिए। वो फिर भी नहीं माने, ये प्रोसीडिंग्स हैं उस वक्त की, वो बता रहा हूं मैं आपको। उस पे उन्होंने कहा कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो मैं कांग्रेस के अधिवेशन में पास करा लूंगा। फ़कत यह है कि उनको साइन करने पड़े और वो 14 मई 1954 को भारत के संविधान में एक 35A नाम की धारा बन गई। और पिछले 70-80 सालों से उस धारा के बारे में भारत के पार्लियामेंट के किसी सदन में न उसे रखा गया, न उस पर चर्चा हुई, न उसे पास किया गया, और वो एज इट इज़ बनी हुई है। ये 35A है क्या? ये आदेश क्या था? इस आदेश के तहत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को ये धारा ताकत देती है कि वो जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार जिसको चाहे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे या ना दे। क्योंकि मैं यहां हूं, अगर कल यहां बस जाऊं तो मुझे महाराष्ट्र की कोई नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह प्रोविजन सिर्फ जम्मू कश्मीर में है कि अगर जम्मू कश्मीर में आपको रहना है, आपको जमीन खरीदनी है, आपको कारोबार करना है, तो वहां की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर सरकार को नागरिकता देने का अधिकार देती है। जमीन आप वहां नहीं खरीद सकते, कारोबार आप वहां नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान का हिंदू या मुसलमान लड़का जम्मू कश्मीर राज्य की लड़की से शादी कर ले तो उस लड़की के प्रॉपर्टी राइट समाप्त कर दिए जाएंगे। यह भी उस धारा की वजह से है। और इससे आगे अगर हम जाएं तो सवाल यह हुआ कि यहां तक तो बात समझ में आई, लेकिन उस स्टडी के दौरान मुझे कई बार जाना पड़ा जम्मू कश्मीर, वहां के संविधान को भी पढ़ना पड़ा। तो उसमें एक क्लासिक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, जिसके बारे में मैं अब ज्यादा कहने लगा हूं। तो उसमें क्या था कि 14 मई आपने 1954 को तो धारा जोड़ दी, लेकिन कमाल देखिए हमारे केंद्र सरकार में जो भी उस समय के लोग होंगे वो कितने कमजोर और बौने लोग थे कि उन्होंने किस मजबूरी में या किस दोस्ती में सारी डिमांड मानी। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, 14 मई 1954 को आप इसको लागू तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसके लागू होने की डेट 1944 से मांगेंगे। अब 1944 में देश गुलाम था, उन्होंने कहा नहीं आप कर लीजिए, हमें पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कोई प्राइवेट लिमिटेड मुल्क था ये हिंदुस्तान, और जवाहरलाल नेहरू उसके कोई प्रॉपर्टी मालिक थे, जो दिल चाहे थे कह रहे थे वो, जो ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी भाई। हमारे समाज को तैयार होना चाहिए। हमारे समाज में जो स्थिति होने जा रही है, ये लड़ाई एक एक दरवाजे तक है, एक एक इंच के लिए लड़ना पड़ेगा आपको। कुछ 2, 4, 10 साल की बात और है जो मैं देख पा रहा हूं। अब उन्होंने 1944 की डेट क्यों लागू की, यह किसी ने इस पर विचार ही नहीं किया कि भाई 44 ही क्यों की इन्होंने। भाई मैं कह रहा था 632 कर देते, क्या दिक्कत थी भाई, शुरुआत से कर देते, उस वक्त से जितने थे सबको मान लेते। तो समझा मैं ये कि 44 में जब आपने डेट की तो उसके पीछे आपकी मंशा ये थी कि 1940 में पाकिस्तान यानी करारदाते पाकिस्तान, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1940 में लाहौर में पास हो चुका था और यह तय था कि पाकिस्तान बनना है।
और कैसे बनना है यह पता नहीं था। तो जो समझदार लोग थे महबूब मुफ्ती की तरह और अब्दुल्ला की तरह, दुजाना और मूसा की तरह, गिलानी की तरह, वो 1944 से आना शुरू हो गए। 1944 के बाद 45, 46 और 47, इन 3 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में जो लोग आए, आप देखिए कि कितनी गहरी साजिश है कि वो जो आए बेचारे वो वहीं रहे, न किसी को नागरिकता देनी थी न नागरिकता लेनी थी। तो जो आ गए थे वो तो ऑटोमेटिक नागरिक हो जाने चाहिए थे। लेकिन आपने 1944 की डेट इसलिए रखी कि 46, 47, 48 में 5,500 हिंदू परिवार जम्मू कश्मीर में आए थे, जिनकी गिनती आज की डेट में 7.5 लाख है। आपने 1954 में जो आदेश कराया, कट डेट 44 रखी, उसके पीछे मंशा यह थी कि उस वक्त 5,500 और आज 2018-19 में कह रहा हूं कि वो 7.5 लाख लोग हैं, आपने उनको नागरिकता देने से मना कर दिया। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसका सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है। लोकतंत्र छोटी छोटी बात के ऊपर जमहूरियत की बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है कि 7.5 लाख लोग पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं। नागरिक नहीं है तो कारोबार नहीं कर सकते, जमीन नहीं है, मकान नहीं है, राज्य की किसी स्कीम के भागीदार नहीं है, और तो और वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में न वोट दे सकते हैं, न पंचायत में वोट दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा में वोट दे सकते हैं। अब आप सोचिए, आज भी वो लोग कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़ों की तरह बेचारे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। कोई टेंट में रह रहा है, टेंट फट गया तो दूसरे टेंट में रह रहा है, सड़कों पर रह रहे हैं, गलियों में रह रहे हैं। लेकिन इस देश के 125 करोड़ लोगों की मानवता नहीं जागी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मानवता जो है वो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जाग गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है सेलेक्टिव है इस देश के अंदर। इस देश के इंस्टीट्यूशन सेलेक्टिव हैं। ह्यूमन राइट कमीशन की सेलेक्टिव मानवता जागती है। 3,500 सरदारों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया सड़कों पे। मॉब लिंचिंग की बात नहीं कही, लेकिन किसी भीड़ ने एक आदमी को इस गलतफहमी में मार दिया कि इस आदमी ने गाय खाई है और गाय को काटा है और मारा है। गलती से मार दिया, जानबूझ के मार दिया, लेकिन उसके मरने को, उसके मारने को मैं जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और मीडिया ने फ्रंट पेज हेडलाइन बनाई। मॉब लिंचिंग के ऊपर बहस हो गई, संसद में जवाब देना पड़ा, लेकिन 3,500 लोगों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर मारा, 3.5 लाख लोगों को अपने घर से बेघर कर दिया। यह मॉब लिंचिंग नहीं थी, यह प्यार मोहब्बत था, ये गंगा जमुना तहजीब थी। हम इस झूठ और मक्कारी में रहना चाहते हैं। इसलिए सच बोलिए भाई, सच का सामना कीजिए। जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की हैं, जाती तौर पे की, सामूहिक तौर पे की, किसी कारण से की, उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। और अगर यह सच्चाई आज आपको समझ आ रही है तो यह मान के चलिए कि आपके समय कम है, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन के सामने बड़ा ही भयानक समस्या आने वाली है। कम से कम उनको अवेयर करके जाइए कि तुम्हें किन लोगों से दो चार होना है। यह समस्या का हल नहीं है जो बहुत सारे लोग कहते हैं यार कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीनगर के लोग भी और कश्मीर के लोग भी कहते थे हम सालों से साथ रह रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, कभी ऐसा होता है यार, किसी बात कर रहे हो। मालदा के लोग भी कहते थे, कैराना के लोग भी कहते थे, अलीगढ़ भी कहता था, दुनिया के तमाम सारी जगह यही बकवास चलती थी, लेकिन अब सब जगह स्थिति वही हो गई है। ऐसा ना हो कि जब हम चेतन हो, जब हम अलर्ट हो, तो हमारी स्थिति रिएक्ट करने लायक भी ना हो जाए। लिहाजा इस समाज को यह समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की समस्या सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है। कितने लोगों को आपको पता है कि ग़ज़वाए हिंद का नाम सुना है आप लोगों ने कि नहीं? ये ग़ज़वाए हिंद क्या है, ये क्या फ़िलॉसफ़ी है? हमारा पड़ोसी मुल्क बताता है कि अल्लाह मियाँ कह के गए हैं, मोहम्मद साहब हमारे नबी कह के गए हैं, ये तो होना है। गाज़ी का मतलब समझते हैं आप लोग? गाज़ी उसे कहते हैं जो लड़ते लड़ते नॉन बिलीवर को मार दे, उसे गाज़ी का दर्जा मिलता है, बहादुरी का दर्जा मिलता है। ये ग़ज़वाए हिंद वही है। ग़ज़वाए हिंद की सिर्फ इतनी शॉर्ट में कहानी है कि पूरी दुनिया में जब तक इस्लाम का परचम नहीं फहरेगा
तब तक ये इस्लाम कंप्लीट नहीं है। हमने पूरी दुनिया में फैला दिया है, लेकिन सिर्फ पिछले 700-800 साल से हम भारत में इसे नहीं फैला पा रहे हैं। लिहाजा लगातार रेजिस्टेंस भारत में मिल रहा है, और भारत में हमको जब तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस्लामिक कानून नाफिज नहीं हो जाता, इस्लाम के मानने वालों की सरकारें नहीं बन जाती, इस्लाम के मानने वालों की गिनती नहीं हो जाती, तब तक ये गज़वा हिंद पूरा नहीं होगा। और उसी गज़वा हिंद का रास्ता है जम्मू। दिल्ली में गज़वा हिंद आसमान से नहीं आएगा, जम्मू से आएगा, उसी रूट से आएगा, क्योंकि वही रूट है। क्योंकि गज़वा हिंद का हम कमाल पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। तो जिन लोगों की ये ख्वाहिश है कि भारत एक सेकुलर देश है, रिपब्लिक देश है, पूरे भारत के अंदर सेकुलरिज्म है, लेकिन भारत के एक राज्य में जो शांति प्रिय लोग हैं, जिनका धर्म भाईचारा सिखाता है, झूठी गलत कुरान की व्याख्या करके अपने हिंदुओं लोगों को अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, और हिंदू कुरान शरीफ पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है, लिहाजा उसी बात को मान लेता है। एक राज्य है सिर्फ पूरे देश में हमारे, जहां मुसलमान 70% मेजॉरिटी में हैं। उस राज्य में जो कुछ आप अखबारों से पढ़ते हैं वो अपनी जगह है। उस राज्य का जो केस हम 35A को, हम जिन 3 लोगों ने 19 अगस्त 2014 को कोर्ट में डाला था, तो जब वो एक्सेप्ट हुआ तो इस बात की ढूंढ कोशिश हुई कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर दी है। तो भाई शुरू में तो अंदाज़ा नहीं था। कुछ बातें सार्वजनिक तौर पे मैं इसलिए कहने से थोड़ा सा अवॉइड करता हूं कि उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपके राज्य का वो मेरा साथी संदीप कुलकर्णी की मौत उसके कमरे में कैसे हुई ये पता आज तक मुझे नहीं चला। किसी सरकार ने नहीं पूछा कि ये शख्स जो स्वस्थ था, जिसने रात 10 बजे मेरे साथ खाना खाया, जिसको कोई टेंशन नहीं था, उसकी मौत उसके कमरे में कैसे हो गई, ये किसी ने नहीं बताया। मेरे पास जो मैं खड़ा हुआ हूं, उसके अलावा मेरे पास न कोई धन दौलत है, न कोई मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं सबसे लड़ सकूं। मेरे पास थोड़ी बहुत हिम्मत है, जिसलिए मैं लड़ रहा हूं। अब वो कोर्ट में चलते चलते स्थिति यहां पहुंच गई है कि कल उसकी सुनवाई आखिरी थी, कल बढ़ा दी गई है, 1-2 दिन और बढ़ेगी। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में धरना, जम्मू कश्मीर राज्य का मतलब यहां मेरे मुंह से बार बार इसलिए निकल जाता है क्योंकि वो एक आदत बनी हुई है। पूरी वैली के अंदर खुली चुनौती दी जा रही है कि अगर 35A पे, और एक बात और बता दूं मैं, आर्टिकल 35A को हटाने की कार्रवाई जो है या रखने की कार्रवाई जो है या उस पर सुनवाई हो रही है, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में नहीं हो रही, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में नहीं हो रही, वो भारत की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस बेंच में शामिल है। लेकिन उस बेंच में सुनवाई होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में खुलेआम कहा गया है कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर का हाल हम 1947 वाला कर देंगे। उन्हें सरकारें प्रोटेक्शन दे रही हैं, उनको पकड़ के नहीं कोई जेल में डाल रहा, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा कि खुली चुनौती है कोर्ट को, खुला वायलेंस करने की चुनौती है। इसी महबूबा मुफ्ती ने 6 महीने पहले कहा था कि अगर छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप यकीन मानिए, संदीप चला गया, उसकी ताकत और शायद जो हालात हैं उसने हम लोगों को इतना मजबूत किया। जम्मू गया मैं एक सभा की, और इत्तफाक की बात है कि जैसे मैं यहां सभा कर रहा हूं, कोई 200 मीटर पे मुफ्ती सभा कर रही थी। मैंने कहा महबूबा मुफ्ती, मैं जम्मू में खड़ा हूं, तिरंगे को उठाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अपना ध्यान रखना कि तुम्हें कोई उठाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में होनी चाहिए। यह चंद लोगों का काम नहीं है
कि कश्मीर में कुछ होगा, पुलिस कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी, कुछ हिंदूवादी संगठन बोलेंगे। ना, इस देश में जो राष्ट्र से प्रेम करता है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो जभी तक राष्ट्र प्रेमी है जब ऐसी बातों पे बोलेगा। ये फ्रॉड नहीं चलेगा, हम दोनों भाई भाई हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना है, ढिमाका है, लेकिन जब मामला आएगा लार्जर पिक्चर का तो आप खामोश हो जाएंगे और चंद लोगों को कहेंगे कि भाई आप ही बोलिए ना। ये देश का इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई 20 उस पर अब तक हियरिंग हो चुकी हैं। फिर हमारे पास एक संदेशा आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, अब आप जो है, हम डेट आपको नहीं देंगे, हम चैम्बर में बैठ के इसका फैसला करेंगे। तो हमने कहा साहब ये भी कर लीजिए। तो चैम्बर में 3 बार बैठ चुके, अभी तो फैसला आया नहीं है। मैंने जो उस केस की जो बारीकी है जिसमें आपकी जीत होगी, वो इसलिए नहीं है कि उसमें क्या प्रोविजन है, वो अपनी जगह है। प्रोविजन तो अपनी, हम प्रोविजन के खिलाफ नहीं लड़ रहे। हमने सिर्फ इतना सुप्रीम कोर्ट में एक पेच डाला है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि भारत का राष्ट्रपति कोई आदेश दे वो संविधान का हिस्सा बन सकता है? अगर बन सकता है तो मान लीजिए, ये हो नहीं सकता। और हमने कहा कहीं ऐसा नजीर मत डाल दीजिएगा कि हामिद अंसारी जैसे लोग राष्ट्रपति बन जाएं किसी दिन इस देश के। वो कौन सा आदेश देंगे इसका अंदाजा है आप लोगों को कि कैसे कैसे आदेश देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्या यह है कि अगर वो इसको मने करती है तो ये फ्लड गेट खुल जाएगा कि कल राष्ट्रपति आएगा, वो भी कोई बयान दे सकता है, संविधान का हिस्सा बन सकता है। फिर दोनों सदनों की क्या जरूरत है? फिर तो राष्ट्रपति से आदेश दिलवाइए, कानून बनाइए। वो ये कह नहीं सकती। और आप देखिए कि बड़े बड़े फैसले देने के, सबरीमला में पूरे राज्य के अंदर आग लगी हुई है। आपने वो स्थिति और वो तमाम सारे, वहां चिंता नहीं हो इसको, लेकिन इस फैसले को देने में सुप्रीम कोर्ट अगर मगर चुनाचे, ये नुक्ता यहां लगाना है, ये जेर यहां लगाना है, ये जबर यहां लगाना है, इतने हिज्जे कर रही है भाई कि हिचकिचा रही है। हमने कहा फैसला दे दीजिए, लीगल मामला है। लेकिन अब मैंने सुना है कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर चले गए हैं, वर्दी वाले लोग। सरकार ने भेज दिया है कि जो लोग तिरंगा न उठाने वाले हों, जो जलाने वाले हों, जो 47 जैसा माहौल बना रहे हों, उनकी तैयारी कर दी है सरकार ने इस बार। फैसला कल आए परसों आए, मैं आपके बीच रहूं या न रहूं, फैसला आपके हक ही में आएगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। कोई रास्ता ही नहीं है। और ये धारा 35A जिस वक्त भी हटेगी, मेरे शब्दों को याद रखिएगा, जिस घड़ी हटेगी ना, उससे 8 या 10 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद 50% समाप्त हो जाएगा, इमीडिएटली समाप्त हो जाएगा। इसी आर्टिकल 35A के साथ में एक और वाकया आपको कश्मीर का बताता हूं, जो देश के बड़े बड़े लोगों ने नहीं बताया, जिसमें मेरी मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि अंबेडकर के वारिस यहाँ हैं महाराष्ट्र में। मैंने सुना है वो मिल गए थे एक बार मुझे महाराष्ट्र सदन में। मैंने जब उनसे वो छोटी सी बात पूछी तो बड़े नाराज़ हो गए। पहले तो उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे मतलब मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। बोले आप कौन होते हैं? मैंने कहा मैं भारत का नागरिक हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, ये भी काम करूँगा मैं। तो उनको हिल गए बेचारे, बोले हमें तो ये पता नहीं था। मैंने कहा आपको बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन सब कुछ आप ही को पता होता है भाई। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, ये घटना बहुत छोटी है लेकिन कितनी बड़ी राष्ट्रीय बात है ये। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि शेख साहब को लगा कि हम तो करते हैं, हमारे किए कराए पे कोई दूसरा पानी डालेगा, हम क्यों करेंगे, हम तो शेख साहब हैं। तो महामारी फैल गई जम्मू कश्मीर में, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के बख्शी गुलाम मीर साहब ने अपने 2 कारिंदों को कहा कि भाई इसको संभालो किसी तरीके से, ये तो महामारी फैल गई है। तो पठानकोट और अमृतसर से उनके 2 कारिंदे गए और 200 वाल्मीकि लोगों को लेके आए और उनसे हाथ जोड़ के विनती की कि आप यहां आए हैं, आप हमारी मदद करें, आप सफाई करें, हम आपको यहां की नागरिकता भी देंगे और आपको रोजगार भी देंगे। अब 1957 में उस वक्त के वाल्मीकियों की क्या मानसिक दशा होगी। देश आज़ाद हुआ था, जिसको जो मिल गया उन्होंने वो कर लिया बेचारों ने।
वो 200 परिवार वहाँ रहने, 200 लोग रहने लगे। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये काम आप सब कर सकते हैं, अलग अलग जगह बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई भीड़ की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समय निकालने की है। न मैं कश्मीर का हूँ, न मेरे बाप दादा कश्मीर के हैं। मेरी पढ़ाई जहाँ हुई है वो बिल्कुल एंटी थीसिस थी। नौकरी भी जीवन में मैंने बहुत सारी ऐसी जगह की जो मेरी सोच के एंटी थीसिस थी, लेकिन वो नौकरी थी, इसलिए उसको छोड़ा मैंने, ताकि मैं थीसिस पे बात करने लगूँ, ठीक ठाक बात करने लगूँ, क्योंकि वहाँ मुझे दूसरी बातें इसलिए कहनी होती थी कि मैं नौकरी कर रहा था। इसी 35A के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग एक कैंप से गुजर रहे थे। इससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, तो कुछ लोगों ने हमसे बातचीत में, रेफरेंस में यह कहा कि क्या आप हमारी दशा को जानते हैं? तो हमने कहा हमको नहीं पता है भाई, हम लोकल भी नहीं हैं यहाँ के। बस कोई 60-70 साल का बुजुर्ग, लकड़ी की तरह सूखा, उसकी बीवी ज़मीन पे बैठी हुई थी। जम्मू कश्मीर के राज की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो रोने लगे। मैंने उनका हाथ वाथ पकड़ा, उनके पास बैठ गया। तब उन्होंने मुझे जो बताया ना, तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि शायद मेरे, मतलब मैं, इतनी आग थी मेरे अंदर, मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूं उस वक्त। वो 200 परिवारों को, 200 वाल्मीकियों को वहां रखा, और क्या किया आपने नौकरी दे दी उनको, वो काम करने लगे, और उसके बाद में बात खत्म हो गई, सब भूल गए। सवाल क्या है उसमें महत्वपूर्ण, कि आपने कितनी मक्कारी के साथ, कितनी नफरत के साथ, जो जिन्ना साहब यहां से गए थे जब, तो मुस्लिम दलित भाई भाई की बात कर रहे थे, और बंगाल से एक साथी को अपने साथ ले गए थे, जिसको पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया, जिसने वहां का संविधान लिखा। वो कहानी अलग रेफरेंस की है। और आज की डेट में आप सुनते हैं नारे जय भीम और जय मीम। अंबेडकर साहब के वारिस भी लगा रहे हैं, रोज लगाते हैं, हर बात पे प्रतिक्रिया देते हैं। वो 200 वाल्मीकि परिवारों की गिनती आज की डेट में 2.5 लाख है। वो राज्य के नागरिक नहीं है, कुछ हद तक मान लेता हूं। आपने जम्मू कश्मीर के संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया 6.7.8.9। आप सोचिए, हम किससे उम्मीद कर रहे हैं, किससे भाईचारे की बात कर रहे हैं भाई? किन लोगों के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि देश पे संकट होगा तो ये आगे खड़े होंगे? किन लोगों से बात कर रहे हैं? और हम 70 साल से सामूहिक उनको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कश्मीरियत, जमहूरियत, जने क्या क्या बकवास करते हैं हम लोग। उन्होंने उनको साथ क्या नाजायज किया कि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से जम्मू कश्मीर के संविधान में बख्शी गुलाम मीर साहब कितने मक्कार आदमी होंगे, कितना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, कितने मुसलमान और पठान और सैयद होने का उनके अंदर घमंड होगा। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर राज्य में ये जो 200 लोग आए थे, इनको नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि सन 1957 का मामला है, क्योंकि 1954 में आपने वो धारा लगा ली थी। उसके अलावा जो खतरनाक बात लिखी है, जो शर्मनाक है, वो ये लिखी है कि जम्मू कश्मीर राज्य में ये लोग रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, MBBS करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में सिर्फ ये भंगी की नौकरी करेंगे। ये संवैधानिक तौर पे लिखा गया है भाई साहब, ये किसी ने भाषण नहीं दिया। लेकिन ये बात 1957 से चल रही है। लेकिन इस देश में मुझे बताइए, किस नेता ने आपको ये बताया? ये बात कोई ऐसी नहीं है कि किसी का स्टेटमेंट है, ये संविधान में उसको लीगलाइज करके गए हैं, और सन 1957 से वो चल रहा है। वो 2.5 लाख परिवारों की एक लड़की मुंबई आई आपके शहर में, और आपने उसको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया। सीमा गिल उसका नाम है। और जब वो राज्य में वापस गई, जिसके कारण हमें यह सब पता चला, जब वो वापस गई तो उसने नौकरी मांगी जम्मू में, और अपने सारे सर्टिफिकेट लगाए, कहा कि मैं राज्य में ये नौकरी निकली है, मैं ये चाहती हूं। उससे एक छोटे से अदने ने, क्लर्क ने ये कहा कि अपना PRC लेके आइए आप, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। वो लड़की यंग लड़की थी, जैसे हमारे देश में तमाम और राज्यों की लड़कियां वैसी बेचारी वो उस तरह से घूम घाम रही थी। उसने ढूंढते ढूंढते पता चला कि अरे साहब, ये तो PRC तो हमें मिले ही नहीं है, हम तो यहाँ के नागरिक ही नहीं है। वो टॉपर है,
लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में शेख साहब की गंदगी उठाने का काम है, उसका और कोई काम नहीं है। आप कहते हैं जय भीम और जय मीम, मुसलमान होने का दावा करते हैं, मुसलमान के नाम पे सुबह से लेकर शाम तक कुरान के बारे में बताते हैं कि इसमें अल्लाह ने यह कहा है सब बराबर हैं, अल्लाह की मखलूक बराबर है, हमारे यहां ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना हमारे यहां कोई भेदभाव होता। लेकिन महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला, तुम बताओ कि तुम कितने बड़े मक्कार हो। तुमने 200 लोगों को, जो बेचारे गरीब थे, जो अशिक्षित थे, जो दबे कुछ लोग थे, तुमने उनके साथ संविधान में इतना बड़ा पाप करके चले गए। और तुम्हारा बाप पूछता है कि कश्मीर तुम्हारे बाप का नहीं है? तुम्हारे बाप का पाप है कश्मीर। हमारे देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मायावती उत्तर प्रदेश के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना, अंबेडकर के रिश्तेदारों से कभी नहीं सुना, दलितों के नाम पर राजनीति होती है मैंने नहीं सुना, 130 सीटें IC ST की रिजर्व में पार्लियामेंट में, एक शब्द मैंने पिछले 5 साल में जब से मैं इस समस्या से लड़ रहा हूं मैंने नहीं सुना। फ़कत यह है कि दीपक मिश्रा साहब जब इसकी सुनवाई कर रहे थे तो हमने उन लोगों को बुलाया कि भाई आप एक अर्जी दें, तो दीपक मिश्रा साहब वो शॉक्ड, उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था। बोले ऐसा हो रहा है? मैंने कहा ये लोग खड़े हुए हैं, ये कागज़ है, ये जम्मू कश्मीर का संविधान है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये पढ़ लीजिए। इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने कहा, वो तो अब चले गए, मैं उस वक्त की आखिरी डेट जो उनके दौर की थी बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम इसको फिर हटा देते हैं। उन्होंने कहा 10 दिन बाद की डेट दी। 10 दिन बाद की जब डेट थी तो पूरे जम्मू कश्मीर में हंगामा हो गया, मूसा पैदा हो गए, दुजाना पैदा होने लगे। ये सब किसी के इशारे पे खेल होने लगता है। आतंकवादी सडनली तेज हो जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, स्कूलों में आग लग जाती है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। हमको लगता है कुछ लोग नहीं है, वहां की मेजॉरिटी मुसलमान नहीं चाहती कि हिंदू के हाथ में ताकत जाए। वो आपको आज भी उसी नजर से देखते हैं। लिहाजा कश्मीर को दिल्ली कुछ भी दे दे, आपका काम है देना, हम वापस आपको सिर्फ आतंकवाद देंगे और कुछ नहीं देंगे। और इसी सरकार के अंदर जम्मू कश्मीर में 57 एक्ट, कानून जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ऐसे बने हैं जो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया हैं। कोई बोलता नहीं है इसके बारे में, कोई नहीं बोलता है। हम आतंकवाद को से लड़ रहे हैं कि उसे बढ़ावा दे रहे हैं? आतंकवाद क्या है भाई? कुछ गुंडे पाल रखे हैं जिनका नाम हुर्रियत है, वो अपना कैलेंडर जारी करते हैं हर हफ्ते उनका कैलेंडर जारी होता है। मंगल को यहां बंद रहेगा, बुध को यह होगा, फलाने दिन प्रोटेस्ट होगी, उन्होंने कैलेंडर जारी करते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता भाई। लेकिन हिंदुस्तान से कोई दीवाना बनारस से चला जाए, इलाहाबाद से चला जाए, मुंबई का चला जाए कि भाई मैं वहां जा रहा हूं, लाल चौक पे झंडा फहराऊंगा, तो लाल चौक पे तिरंगा फहराने में उसकी पिटाई इतनी होती है कि वो ICU में चला जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में IS का झंडा खुलेआम फहराया जाता है। एक मुझे बता दीजिए कि जिसने IS का झंडा भारत की धरती पे फहराया हो, जम्मू कश्मीर में फहराया हो, उसको किसी ने गोली मारी हो, उसको किसी ने पीटा हो, उसको कोई जेल हुई हो, बल्कि वो तो वहां मुजाहिदीन कहलाते हैं। और दूसरी मक्कारी, ये IS के झंडे पे क्या लिखा होता है पता है कुछ आप लोगों को? एक काला सा झंडा लेके लोग खड़े होते हैं, उस पे क्या लिखा होता है? उस IS के झंडे के ऊपर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह। कुरान मजीद का पहला कलमा जो है उस झंडे पे लिखा होता है। मुसलमान उसको लेके चलते हैं और उसको आगे रख के पुलिस पे, आर्मी पे गोली चलाते हैं, उनके ऊपर तेजाब फेंकते हैं। मेरा एक सवाल उन मुसलमानों से है जो इस्लाम के बड़े पक्के मुसल्लत ईमान है, जिनका, जो कुरान की हदीसों का हवाला देते हैं, आयतों का हवाला देते हैं, जो डेनमार्क के अंदर कोई आदमी मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करते हुए उनकी शान में कुछ ऐसा कर देता है कि उनकी कार्टून बना देता है, और उस कार्टून बनाने से इस देश में बनता डेनमार्क में है, भावनाएं दिल्ली में भड़क जाती हैं, अलीगढ़ में, रामपुर में, आजमगढ़ में दंगे होने लगते हैं। लाहौर में था जब ये घटना घटी, वहां भी दंगे हो रहे थे। मैंने कहा मोहम्मद से इतना प्यार अच्छा लगता है, हमको भी होना चाहिए, आपके पैगंबर है भाई। लेकिन हिंदुस्तान के मुनाफिक और मक्कार मुसलमान, मुझे ये बताओ, तुम मोहम्मद का नाम लेके IS के झंडे पे जब कुरान शरीफ का पहला कलमा लिख करके तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, और उस एक सर्किल में लिखते हो अल्लाह, मोहम्मद और रसूल, तो ये तुमको शर्म नहीं आती?
कि अल्लाह का नाम आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पहला कलमा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस पे गोली चलाने के लिए हो रहा है। लिहाजा मेरा मानना है कि तुम मक्कार हो, तुम डेनमार्क में कार्टून बनाने वाले आदमी के खिलाफ फतवा जारी करते हो। एक आदमी सलमान रश्दी ने कुरान शरीफ के बारे में कुछ लिख दिया, तुम फतवा जारी करके उसको मारने की बात करते हो। एक औरत जिसको उसके अपने घर वालों ने सताया हो, कम्युनिस्टों की सरकार में रही हो, रात रात भर भागती रही हो, हमारी दोस्त है वो एक अलग बात है, लेकिन दिल्ली में वो औरत आज भी अंडरग्राउंड रहती है, उसके टेलीफोन नंबर पे बात नहीं हो सकती है। उस तस्लीमा नसरीन को उसने कुछ लिख दिया था, गलत नहीं लिखा है उसने, वो आज भी दृढ़ है अपनी बात पे। उसका तो कत्ल तुम करते हो भाई, लेकिन मोहम्मद की शान में ISI का झंडा बन जाता है। अल्लाह मोहम्मद का नाम लेकर के लोग झंडा चलाते हैं, अल्लाह मोहम्मद का नाम लेकर के इस देश में कत्लो गारत करते हैं। तुम उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते हो, उनको क्यों नहीं मारते हो, ये भी बताओ।